प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन की आज की इस क्लास में मैं आपको सूचनाओं के स्रोत अध्याय के अंतर्गत आज मैं आपको रेल समय सारणी के बारे में समझाऊंगा। इसकी पूर्व की क्लास में मैंने आपको दूरभाष निर्देशिका के बारे में बताया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आज हमारा है रेल समय सारणी। रेल समय सारणी किस प्रकार से एक आशुलिपिक के लिए, निजी सचिव के लिए, व्यक्तिक सहायक के लिए किस प्रकार से आवश्यक है, इस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा समय दे करके आप इस क्लास को अटेंड करें और थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें, ताकि जब भी आप किसी कार्यालय में कार्य के लिए नियुक्त किए जाएं और आपके अधिकारी को यदि कहीं पर बाहर जाना हो, अचानक जाना हो, कोई प्लान अचानक आ गया है, तो आपको अपने अधिकारी के लिए यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह एक निजी सचिव का कार्य होता है कि जब आपका अधिकारी किसी दूसरे गंतव्य स्थान पर जाए तो उसकी यात्रा की व्यवस्था उसके सहायक के द्वारा की जाती है। तो यदि आपको रेल समय सारणी के बारे में जानकारी है तो यात्रा का रेल के माध्यम से यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सेफ माना जाता है और थोड़ा सा कम खर्चीला भी होता है। तो एक निजी सचिव को रेल समय सारणी के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संस्था है, जहाँ पर जिस लोकेशन पे है वहाँ से उस रेलवे स्टेशन वहाँ से कितनी दूर है, वहाँ पर जाने के संसाधन कैसे हैं और उस रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं, कौन सी गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं और कहाँ कहाँ के लिए आप उस स्टेशन से यात्रा कर सकते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी होना निजी सचिव उसके आशुलिपिक को होना अति आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही आपके अधिकारी को बाहर जाने का प्लान वो करता है तो वो सबसे पहले अपने निजी सचिव, निजी सहायक से ही कहता है कि देखिए मुझे इस तारीख में यात्रा करनी है, टिकट का अरेंजमेंट कीजिए, मुझे वहाँ पर समय से पहुँचना है, पहुँचने का समय ये है, या आपकी मीटिंग है तो मीटिंग का टाइम इस समय है, तो उसके पहले ही वहाँ पर पहुँचना होता है। तो उसके हिसाब से आपको तत्काल व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आप कौन सी ट्रेन में किस समय आप बैठें और किस समय वो ट्रेन आपको वहाँ पर उतारेगी। तो गाड़ी के चलने से और वहाँ पहुँचने तक का क्या समय होगा, किस समय यहाँ से चलती है, किस समय वहाँ पहुँचती है, ये सब जानकारी रेलवे टाइम टेबल में दी गई होती है। और रेलवे टाइम टेबल रेल विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो ये बहुत ही आसानी से हर व्यक्ति की पहुंच में होता है, क्योंकि इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लोग इंटरनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उसके माध्यम से व्यक्ति कम समय में ही घर बैठे किसी भी ट्रेन के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। अब तो इतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो गई है कि रनिंग टाइम भी हमको पता चल जाता है कि ट्रेन का करंट रनिंग टाइम क्या है, इस समय वो ट्रेन कौन से स्टेशन से गुजर चुकी है या आने वाले नेक्स्ट स्टेशन उसका कौन सा होगा, कितने बजे उस स्टेशन पर वो पहुंच जाएगी। तो इंटरनेट की इतनी अच्छी खासियत है और इतना अच्छा उपयोग रेलवे ने इतना कर रखा है इंटरनेट के माध्यम से, सभी यूजर्स चलाते हैं, सभी लोगों को इंटरनेट पर रेलवे समय सारणी किस तरीके से देखनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी एक निजी सचिव को भी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यात्रा का किसी भी समय किसी को भी असमय भी करनी पड़ सकती है, अचानक भी करनी पड़ जाती है।
तो रेलवे समय सारणी ये जो टॉपिक आज का है, इसके बारे में जानकारी सभी को होना बेहद आवश्यक है। आज की अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में रेल विभाग बहुत से श्रेणियों में यात्रा के लिए ट्रेनों को चलाता है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, आज हम आपको उन श्रेणियों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी है रेलवे विभाग के द्वारा, वो है सामान्य यान, ठीक है। दूसरी जो श्रेणी है इसकी, वो है द्वितीय श्रेणी शयनयान। द्वितीय श्रेणी शयनयान, ये जो सामान्य यान है, ये हमारी जनरल जो डिब्बे ट्रेन में लगाए जाते हैं, जो व्यक्ति कम खर्चे में या अभी छोटी दूरी की यात्रा को कर रहे हैं, वो सामान्य यान अर्थात जो सामान्य डिब्बा उसमें लगा हुआ है जनरल पैसेंजर्स के लिए, उसमें बैठ करके वो यात्रा कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी शयनयान मतलब ये स्लीपर यान होता है। शयनयान मतलब स्लीपर कोच होता है, तो उस डिब्बे में बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। थर्ड है वातानुकूलित कुर्सी यान। वातानुकूलित कुर्सी यान, कुर्सी यान का मतलब है कि उसमें कुर्सियां हैं बैठने के लिए, लेटने की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। चेयर होती है, उन चेयर पर बैठा जाता है, बैठ करके यात्रा की जाती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये वातानुकूलित होती है, एसी की व्यवस्था रहती है। तो ये एसी कुर्सी यान है, एसी में सीटिंग व्यवस्था होती है बैठने की। तो उसके पश्चात में होता है वातानुकूलित तृतीय श्रेणी यान। तो इसको एसी थर्ड ग्रेड वाला ये होता है। एसी का ये डिब्बा होता है, लेकिन इसमें फैसिलिटी जो होती है वो फर्स्ट ग्रेड से थोड़ी सी लोवेस्ट होती है। तो ये लेकिन एसी कोच ये भी रहता है, ठीक है। इसमें पूरा लेटने उठने की पूरी व्यवस्था होती है सब पूरी। उसके पश्चात में नेक्स्ट होता है वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी यान। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी। ये 6 टाइप के उसमें जो डिब्बे होते हैं वो उसमें रेल में लगाए जाते हैं, और उसमें लोग अपनी दूरी के अनुसार या सीट की एबिलिटी के अनुसार, फैसिलिटी के अनुसार टिकट का चयन करके टिकट को आरक्षित करके उसमें यात्रा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये सामान्य यान होता है, सामान्य यान में आरक्षण की सुविधा नहीं रहती है। बिना आरक्षण के आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म का टिकट, जो ट्रेन का टिकट है, रेलवे स्टेशन से आपको लेना होता है। लेकिन उसके पश्चात में जैसे द्वितीय श्रेणी शयनयान, स्लीपर यान होता है, वातानुकूलित कुर्सी यान, वातानुकूलित जितने भी ये एसी वाले और ये स्लीपर, यहाँ से इन सभी में पहले से ही टिकट को आरक्षित कराना पड़ता है, अर्थात रिजर्वेशन कराना अनिवार्य होता है।
बिना रिजर्वेशन के आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यदि आपके पास में सीट कंफर्म नहीं है तो आप जैसे स्लीपर यान है, इसमें वेटिंग की सुविधा होती है। आप इसमें वेटिंग आप ले करके आप इसमें बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ जगह मिले, कोई नहीं बैठा है तो वहाँ पर बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जैसे एसी का टिकट जितने भी होते हैं, इन सभी में कंफर्म टिकट आपका होना आवश्यक है। टिकट कंफर्म नहीं है तो फिर यात्रा ऐसे अलाउ नहीं होती है, पेनल्टी लगती है। क्योंकि उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी सीट पहले से ही रिजर्व कराते हैं। रिजर्व आपका स्लीपर में भी होता है, लेकिन लोग ऐसे थोड़ी दूरी के हैं और उनके पास टिकट है, और जो इसमें वेटिंग का टिकट होगा स्लीपर में, वो आपका जो ऑनलाइन का टिकट होता है वो आपका मान्य नहीं होता है। उसके लिए आपको रेलवे की आरक्षण खिड़की से, विंडो से जा कर के ही आपको टिकट लेना होता है, वही टिकट आपका मान्य होता है। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से स्लीपर कोच का, स्लीपर डिब्बे का, कोच का अगर यदि आप टिकट आरक्षित कराते हैं और आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है, तो जैसे ही आपकी ट्रेन का पीएनआर स्टेटस कंफर्म किया जाता है और आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपका पैसा 3 से 4 दिन में, 2 दिन में आपके खाते में रिफ़ंड कर दिया जाता है, जिस खाते से आप अपने उसके किराए का भुगतान करते हैं। फिर आप बिना टिकट हो जाते हैं, विदाउट टिकट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपको वेटिंग का टिकट लेना है और आपको यात्रा करनी है, उस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि आप टिकट जो है वो रेलवे स्टेशन की विंडो से ही जा कर के आप वेटिंग का टिकट लें। पहले क्या होता था कि लोग जा करके कहीं पर टिकट कराना है तो लंबी लंबी लाइनें जो होती तो रेलवे स्टेशन में आरक्षण टिकट कराने के लिए लगानी पड़ती थी। लेकिन इस समय इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, इंटरनेट के युग में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि लोग घर बैठे ही अपने टिकट को आरक्षित करा लेते हैं और मनचाही ट्रेन में पहले से ही टिकट बुक करके जब उनको जाना हो तो अपनी यात्रा को सुविधाजनक तरीके से, सेफ तरीके से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन सी ये कोच होते हैं जिनमें यात्रा रेलवे विभाग के द्वारा जनता को करने के लिए मुहैया कराई जाती है। हमने आपको इसमें बताया कि जो सामान्य यान होता है, ये जनरल डिब्बे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डिब्बे ट्रेन में लगाए जाते हैं। एक आध कोच आगे होता है, एक आध कोच पीछे होता है। तो इसमें आपको रेलवे स्टेशन से टिकट लेना पड़ता है। तुरंत जैसे यात्रा है उसके 1.5-2 घंटे पहले आप ले सकते हैं और आप जा करके इसमें इस कोच में बैठ करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अन्य के लिए आपको पहले से ही टिकट को आरक्षित कराना अनिवार्य है। इसके पश्चात भारतीय रेल द्वारा शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी, राजधानी आदि ट्रेनों के किराए का विवरण भी अंकित किया जाता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे रेल समय सारणी की, इस समय सारणी में एक तो ये जो आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं तो होर्डिंग लगी रहती है, बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें ट्रेन लिखा रहता है, ट्रेन में क्या आने का समय क्या है, ट्रेन किस समय आती है, ट्रेन के प्रस्थान करने का समय इत्यादि इसमें लिखा रहता है। आपने होर्डिंग में ये भी देखा होगा, बोर्ड में ये भी, फ्लेक्स बोर्ड में ये देखा होगा कि वो कौन से स्टेशन के लिए आपको यात्रा करनी है, उस स्टेशन के लिए ट्रेन कौन सी है, ट्रेन नंबर के हिसाब से भी वहाँ पर जो है वो व्यवस्था की जाती है टाइम टेबल में कि आपको देखना है इस गाड़ी का नंबर आपको पता है, वो ट्रेन कौन से स्टेशन को जाएगी, तो वो भी उसमें आपको लिखा रहता है। किराए के अनुसार भी ब्यौरा वहाँ पर दिया रहता है कि यदि आप यहाँ से वहाँ की यात्रा करते हैं तो आपको इतना जो टिकट है वो आपको किराया जो है वो आपको पे करना होगा, भुगतान उसका आपको करना होगा। तो एक आशुलिपिक के लिए बेहद ज़रूरी है कि रेल समय सारणी की जानकारी उसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि एक निजी सचिव अपने अधिकारी के नियंत्रण में ही रह कर के कार्य करता है और जब अधिकारी के पास कार्य ज़्यादा होता है इसीलिए उसकी नियुक्ति की जाती है। तो यदि आप अपने अधिकारी की यात्रा की व्यवस्था करना चाहते हैं
तो आपको रेल समय सारणी की आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके पश्चात में प्रबंधन की दृष्टि से रेलवे ने जो इन ट्रेनों की व्यवस्था है उनको कुछ जोन में डिवाइड कर रखा है। उस जोन के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि रेलवे ने कौन कौन से जोन के हिसाब से ट्रेनों को संचालित कर रखा है, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो संचालन में। उनको कुछ जोन में डिवाइड कर रखा है। वो जोन कौन कौन से हैं, जैसे पहला है उत्तर, दूसरा है उत्तर पूर्व, नेक्स्ट है आपका दक्षिण, नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व, नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्व सेंट्रल, उत्तर पूर्व सेंट्रल, दक्षिण पूर्व सेंट्रल, नेक्स्ट है आपका मध्य, उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका दक्षिण मध्य, नेक्स्ट है आपका पश्चिम एवं पूर्वी रेलवे। इन जोनों में रेलवे डिपार्टमेंट को बांट दिया गया है और उसके इन जोन के आधार पर जो इस स्टेशन का जो प्रभारी रहता है, इंचार्ज होता है, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था करता है, उसके टाइम टेबल की व्यवस्था करता है। जैसे आप स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं लिखा रहता है उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न। तो ये इस प्रकार से ये सब उनके जोन है ना। तो इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब हमारे उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, ऐसे ही सारे जोनों में इनको बांट दिया गया है। ठीक। तो अब यहाँ के प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेशन पर कौन सी पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है, वातानुकूलित ट्रेनें हैं, साप्ताहिक ट्रेनें हैं, एसी ट्रेनें हैं, उन सब का ब्यौरा अपने वहाँ पर स्टेशन पर रखे और पूरी व्यवस्था करें। ट्रेनों के आवागमन, ट्रेनों के प्रस्थान का समय, यहाँ से वहाँ के लिए दूरी कितनी लगेगी, कितने समय में यात्रा उसकी पूरी की जाएगी। किराए के अनुसार उसमें किराए का भी विवरण उसमें होना चाहिए, गाड़ी नंबर उसमें अंकित होना चाहिए, इत्यादि की व्यवस्था सब उसमें रेलवे टाइम टेबल में दर्ज की जाती है। तो ये आपने जानने का प्रयास किया और हमने इसके पूर्व अभी आपको बताया था कि रेलवे कौन कौन से यान की व्यवस्था करता है। फिर प्रबंधन के आधार पर उन्होंने रेलवे जोन डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जब इनको जोन में बांट रखा है, किसी एरिए को यदि कोई डिपार्टमेंट उनको छोटे छोटे जोन्स में बांट देता है तो उसका जो कार्य होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब कार्य डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर उसको करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए अलग अलग कर्मचारी और अधिकारी हैं। तो वो एक बड़ा वर्क जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो बड़ी ही आसानी से उसको किया जा सकता है। तो रेलवे ने अपने यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है। ठीक। तो इस व्यवस्था के बारे में एक आशुल्पिक को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई जानकारी नहीं है
तो अभी आप सभी लोग थोड़ा सा सचेत हों और अपने एरिया में कौन कौन सी ट्रेनें, आपके स्टेशन से नज़दीकी स्टेशन कौन सा है, यदि आपके वहाँ क्षेत्र में कोई छोटा स्टेशन पड़ता है तो उसके समीपस्थ कोई बड़ा स्टेशन, ज़िले का स्टेशन बड़ा कौन सा है, वहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं इत्यादि के बारे में आप जानकारी ज़रूर रखें। यदि आप कहीं पर सपोज कीजिए कि आप अभी आपकी कोई नई ज्वाइनिंग हुई है निजी सचिव में, व्यक्तिगत सहायक में, आशुलिपिक में, तो आप ज्वाइन करने के बाद में आप ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं इनको तुरंत कलेक्ट करें ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको सोचना ना पड़े कि किस तरीके से हम अरेंजमेंट करें कि अमुक मीटिंग में अमुक स्थान पर आप समय से पहुंच सकें। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने अधिकारी के प्रति है और आपको पूर्ण निष्ठा के साथ अगर काम करना है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हर प्रकार की डिटेल्स आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए। तुरंत आपसे पूछा जाए और आप तत्काल उसको बिना कोई समय गंवाए हुए यदि आप उसमें एक्शंस लेते हैं, काम करते हैं, तो अधिकारी की नज़र में आपकी एबिलिटीज़ जो है वो A1 नंबर पर होगी और आपकी प्रशंसा होगी, आप प्रशंसनीय होंगे, आपको प्रमोशन भी समय से मिलेगा। तो ये जो बातें हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्टेशन से कौन सी ट्रेन जो है वो दैनिक चलती है, कौन सी साप्ताहिक चलती है, कौन सी किसी विशेष दिन चलाई जाती है, इत्यादि ट्रेनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो दैनिक चलाई जाती हैं, रोज़ाना चलती हैं, है ना, 7 दिन चलती हैं, है ना। कुछ ट्रेनें होती हैं जो आपकी साप्ताहिक चलती हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनें ऐसे होती हैं जो विशेष दिवस पर चलाई जाती हैं। विशेष दैनिक का मतलब डेली, साप्ताहिक का मतलब है कि सप्ताह में एक दिन चल रही है ना। विशेष दिवस का मतलब है कि वो सप्ताह में मंडे ट्यूसडे है, 2 दिन है, 3 दिन है, वो विशेष दिवस उनके हो गए। सप्ताह में वो किसी एक ही दिन होगी, सप्ताह में एक दिन चलती हैं, या वो ये हो गया कि महीने में सिर्फ 15 तारीख को ही चलेगी। इस प्रकार से ट्रेनें होती हैं, तो इनके बारे में भी विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे टाइम टेबल में कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बना हुआ है और आपने वही फोकस किया और आपको जाना था और आपको वो ट्रेन आपको मिल ही नहीं पा रही है। तो अगर आपको इन ट्रेनों के बारे में जानकारी है, जो साप्ताहिक ट्रेन है जो विशेष दिवस पर चलाई जाती हैं, तो आप आसानी से अपने टिकट को आरक्षित भी करा सकते हैं और अपनी यात्रा को अच्छी तरीके से समय से पूरा कर सकते हैं बिना किसी प्रकार की असुविधा के। सपोज कीजिए कि यदि आपको रेलवे समय सारणी को देखना है तो आपको कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो बारीकियां कौन सी हैं जिनसे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई आवश्यक ट्रेन है जिसको आप सर्च कर रहे हैं और वो आपसे मिस ना हो, तो वो कौन सी बात है, कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर रेलवे समय सारणी की बात की जाए, जैसे कि हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, तो इसमें आपको ये सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी ट्रेन का नाम क्या है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता हो जाएगा कि ट्रेन का नाम ये है और गाड़ी का नंबर ये है, फिर उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि यह ट्रेन जो चल रही है वो यहाँ से किस स्थान तक जाएगी। यदि आपकी यात्रा वहाँ तक है नहीं तो आपकी उसके आगे है तो आपके लिए वो ट्रेन किसी काम की नहीं है। फिर आप उसमें से ये देखेंगे
कि जो आपकी ट्रेन है जहाँ आपको जाना है वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन जो है वो किलोमीटर के आधार पर फिर आप देखिए उसे, है ना। जैसे आपने पहले देखा वो ट्रेन आपके हिसाब से नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस स्थान की यात्रा कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है ना। क्योंकि यहाँ जब भी आप रेलवे पर टाइम टेबल देखेंगे रेलवे स्टेशन पे जा करके, तो वहाँ पर एक क्षेत्रीय टाइम टेबल होता है, इसमें लोकल ट्रेनों के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज का टाइम टेबल है जो डेली पैसेंजर्स के आवागमन के लिए ज़्यादातर वो बनाया जाता है। तो आपकी यात्रा यदि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी दूरी की है तो आपको उस स्थान पर ये देखना होगा कि किलोमीटर के आधार पर जो वहाँ पर लगा हुआ है जो ज़्यादा दूरी का टाइम टेबल है उसमें आप देखिए कि आपको जिस शहर जाना है वहाँ की ट्रेन इस स्टेशन से है कि नहीं है। जब आपको ऐसा पता चल जाए और फिर आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक ट्रेन आपके वहाँ से कौन कौन से दिन है, आप वहाँ से भी रेलवे टाइम टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। साप्ताहिक ट्रेन, वीकली ट्रेन, ये आप पता कर सकते हैं। उसके पश्चात में रेलवे समय सारणी में किराए का विवरण दिया रहता है कि आप जिस स्थान को जा रहे हैं वहाँ के लिए कितना किराया, उसके लिए मेंशन किया गया है। तो आप किराया भी पता कर सकते हैं। किराया उसमें साधारण किराया भी होता है, स्लीपर का भी, और जो वातानुकूलित ट्रेनें होती हैं इन सब का किराया उसमें दूरी के आधार पर दिया रहता है, आप वो पता कर सकते हैं। आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको एक बोर्ड ऐसा भी दिखेगा, एक फ्लैक्स बोर्ड आपको मिलेगा जिसमें ज़्यादा दूरी की ट्रेनें होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट को भी जाती हैं। यदि आपकी यात्रा थोड़ी सी और लंबी है तो आप उस टाइम टेबल में भी देख करके अपनी यात्रा के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं या ट्रेन को चूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का चयन कर सकते हैं कि आपको किस ट्रेन से जाना आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो आप थोड़ा सा जब एक दो बार आप टाइम टेबल को देखेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो आप जो टाइम टेबल की जो बारीकियां हैं जिनसे आप आसानी से ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कि ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, किराए के अनुसार देखना है, ज़्यादा दूरी के अनुसार देखना है। फिर जब अगर उसमें कोई ट्रेन आपको समझ में नहीं आती तो फिर जो जोन वाइज ट्रेन बनाई जाती है कि जो उत्तर से उत्तर पूर्व जोन के लिए ट्रेन जाएगी या उत्तर पूर्व से जो दक्षिण के लिए जो ट्रेन जाएगी, तो आप जोन वाइज के जो टाइम टेबल है उसमें से भी कंसल्ट करके अपनी ट्रेन का चयन कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको अपने अधिकारी के लिए एक ट्रेन बुक करनी है, एक मीटिंग है, ठीक है, बॉस है और आप एक निजी सचिव के पद पर तैनात हैं। आप एक निजी सचिव के पद पर तैनात हैं और आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, उनको यात्रा करनी है लखनऊ की, उनको लखनऊ की यात्रा करनी है, उन्हें लखनऊ जाना है। लखनऊ जाने का जो पर्पस है वो है उनकी एक बैठक है, विभागीय उनकी बैठक है, अधिकारियों के साथ में बैठक है और बैठक है वो उनकी प्रातः 10 बजे। प्रातः 10 बजे बैठक है। तो आपको देखना होगा कि लखनऊ के लिए अमुक स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेन है। तो आपके जो अधिकारी हैं वो उनका जो कार्यालय है वो सहारनपुर है। अब सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं उन सबको आपको सर्च करना है। सबसे खास बात यह है कि बैठक जो है वो आपकी प्रातः 10 बजे है, इसको आपको ध्यान में रखना है सबसे नंबर 1 पर, क्योंकि आपने कोई ऐसी ट्रेन चूज़ कर ली जो 12 बजे पहुंच रही है तो आपके वहां पर जाने का आपका जो मकसद है वो आपका पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले 10 बजे का ध्यान रखना है। तो आप देख लें कि सहारनपुर से लखनऊ की जो दूरी है वो समथिंग 500 से
अधिक है ना, 500 से अधिक पड़ेगी। ठीक, हाँ 500, 550, 525 ऐसे समथिंग उसकी दूरी पड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा, उसके अनुसार आप ट्रेन का चयन करेंगे। जब आप रेलवे टाइम टेबल की सारणी को आप चेक करेंगे, टाइम टेबल को देखेंगे, तो उसमें होता है कि सहारनपुर से लखनऊ जाना है इस ट्रेन से, मान लो कि नौचंदी से जाना है, नौचंदी ट्रेन चलती है सहारनपुर से, चलती है इलाहाबाद के लिए। उस ट्रेन से अगर आपको जाना है तो ये ट्रेन आपकी यहाँ पर चलती है 4:50 पर, है ना। ये सहारनपुर से शाम को 4:50 PM और चलती है शाम को। अब आपको इस ट्रेन से जाना है तो अब ये लखनऊ पहुँचती कितने बजे है, इसका लखनऊ पहुँचने का टाइम जो है ये 5:30 बजे का है। ठीक है, 5:30 बजे का टाइम है। अब आप थोड़ा सा क्या है, जब ट्रेन को आप बुक करें तो थोड़ा सा उसमें मार्जिन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 बजे की मीटिंग है तो आप 9:30 बजे पहुंच रहे हो या 9 बजे पहुंच रहे हैं, है ना। 9 बजे की ट्रेन आप बुक कर रहे हो, पहुंचने के लिए आप पहुंच रहे हो, अच्छी बात है 9 बजे, लेकिन जो ट्रेन के पहुंचने का टाइम है वो 9 बजे का है, तो थोड़ा सा सही नहीं है। क्योंकि यात्रा है, यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा हो गई या रास्ते में कोई दिक्कत है कि जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ गया, ट्रेन लेट हो गई, उसको सिग्नल नहीं मिला क्रॉसिंग का, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जब ट्रेन हमारी लेट होती है तो हमेशा आपको एक मार्जिन बना करके रखना है 2 से 2.5-3 घंटे का, जिससे आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं और थोड़ा सा आप फ्रेश भी हो जाए और अपनी मीटिंग को अच्छी तरीके से अटेंड भी कर सकें फ्रेश माइंड में। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी से उतरे और फिर आप भागते भागते जल्दी से हमको जा करके अपनी मीटिंग को अटेंड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा यात्रा का जो मार्जिन है पहुंचने का वो थोड़ा सा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप 5:30 बजे पहुंच रहे हैं, मान लीजिए कि 5:30 बजे नहीं 6 बजे है, 6 बजे है, ठीक है। अब ये ट्रेन आपकी 6 बजे AM में है, प्रातः 6 बजे है, ठीक। अब 6 बजे है, अब 1-8 घंटे, मान लो 2 घंटे लेट हो गई, 8 बजे भी पहुंचेगी, 9 बजे भी पहुंचेगी, तब भी आप बड़े आराम से 1 घंटे बाद अपने उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपकी मीटिंग है। 7 बजे पहुंचेगी तब भी आप पहुंच जाएंगे, 8 बजे पहुंचेगी तब भी आप पहुंच जाएंगे, है ना। ज़्यादा इतना अब किसी कारणवश उस ट्रेन में 4-5 घंटे लेट हो जाए तो वो तो एक दुर्भाग्य है कि, लेकिन इतना नहीं ट्रेन लेट होती है। तो आप इस ट्रेन के हिसाब से यदि आप जाएँ तो बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो जब भी यात्रा का चयन करें तो थोड़ा सा इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिससे कि आप आसानी से पहुंच सकें और जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो काम आपका निश्चित ही हो, यह आपको थोड़ा सा अपने माइंड में सोचना है। सिर्फ यात्रा ही मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें यात्रा करनी है, लखनऊ जाना है। लखनऊ हम किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं, प्रयागराज हम किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं, वो उद्देश्य भी आपका पूरा होना चाहिए। तो ये आपने एक शेड्यूल समझा। अब इसी से रिलेटेड आपको 1-2 ट्रेनिंग और हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रेलवे का टाइम टेबल आपको देखना चाहिए ट्रेन को बुक करने से पहले। अब बात यहाँ पर हो रही थी, यात्रा जो है आपकी सहारनपुर से लखनऊ की, और टाइमिंग जो है वहाँ पर 10 AM की है, प्रातः 10 बजे आपको वहाँ पर मीटिंग आपको अटेंड करना है प्रातः 10 बजे, ठीक है। तो अब एक ट्रेन हमने आपको बताया लखनऊ जो सहारनपुर से प्रयागराज के लिए जाती है, नौचंदी ट्रेन। यहाँ से और एक ट्रेन है जम्मू तवी, जम्मू तवी ये सुपर फास्ट ट्रेन होती है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है।
और ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में आपको PM में मिलती है, शाम को, रात में आप कह सकते हैं ये मिलती है। और ये सुबह आपको वही 7:30 साढ़े 8 बजे के आसपास में लखनऊ आपको पहुंचाती है। अप्रोक्सीमेट टाइम आपको हम बता रहे हैं, मान लो कि ये 7:30 पर AM में आपको पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी ट्रेन है आपकी लखनऊ चंडीगढ़। लखनऊ चंडीगढ़, और इसका जो टाइम है ये भी आपकी सुपर फास्ट ट्रेन है, और ये आपकी 10:50 पर आती है रात में, ठीक है। मिडनाइट वही है 10:50, ये 11:50 कह सकते हैं, ठीक है। और PM में आती है, ये भी आपकी यही 8:30 9 बजे के आसपास में AM प्रातः आपकी पहुंचती है। उसके पश्चात में एक लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन आपको सहारनपुर से 8 बजे PM में मिलेगी, और ये भी आपकी पहुंचती है 9 बजे के बाद, मान लो 8:30 पर, ठीक है। 9:30 पर आपकी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो एक तो ये आपकी हो गई जम्मू तवी सुपरफास्ट, दूसरी लखनऊ चंडीगढ़, तीसरी है आपकी लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। तो इसके पश्चात में एक नेक्स्ट ट्रेन हम आपको बताते हैं, हावड़ा एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस ट्रेन है आपकी, और ये रात्रि में 12 बजे, आप 12:15 बजे इसकी टाइमिंग है, ठीक है। और ये सुबह आपकी 10:30 11 बजे के आसपास में आपको पहुंचाती है, ठीक। ये जो आपकी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही सुपरफास्ट ट्रेन है, बहुत ही कम समय में आपको लखनऊ पहुंचाती है। अब यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो टाइमिंग था वो आपका 10 बजे का था, ये हमने सारी ट्रेनें बताई, और एक आपको हमने नौचंदी के बारे में भी पहले ही आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब आपको 10 बजे पहुँचना था, तो अब यहाँ पर आप देखें कि जम्मू तवी सुपरफास्ट ये आपकी ट्रेन थी 10 बजे, ठीक है। ये 10 बजे है और पहुंचाती है आपकी 7:30 बजे AM में प्रातः। तो आप ये ट्रेन भी आप प्रेफर कर सकते हैं, अपने लिए चुन सकते हैं जाने के लिए। लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट ये रात में है 11 बजे, सुबह 9 बजे पहुंचाती है, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। उसके पश्चात लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, रात में 8 बजे है, 9:30 बजे है। थोड़ा सा इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मे भी लेट हो जाए, और ये ज़्यादातर ट्रेन लेट होती है क्योंकि इसका जो रूट है ये रास्ते में जाकर के बाधित हो जाता है, रुकती है कई स्टेशनों पर रुक करके फिर से इसमें। तो आप ट्रेनों के बारे में आपको अच्छी जानकारी भी रखनी पड़ेगी कि हर ट्रेन में क्या खासियत है। ये ट्रेन रास्ते में जा कर के इसका इंजन चेंज होता है मौजमपुर में जा कर के, फिर ये दूसरे रूट वाया बिजनौर होकर के जाती है। ये बहुत ही लेट ट्रेन है, तो जब कहीं कोई विकल्प ना हो, आपको पहुंचना हो, तब आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। अगर हावड़ा एक्सप्रेस की बात करें तो ये 12:15 बजे है रात में, और ये आपको पहुंचाएगी 10:30 बजे। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ट्रेन। लखनऊ चंडीगढ़
ये भी अगर देखा जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इतना तो आधे घंटे तो लेट हो ही जाती है कोई ना कोई ट्रेन। ये दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं है। ये 2 ट्रेनें और जो हमने आपको अभी पहले बताया था नौचंदी, वो भी आपके लिए सही है, सुबह में आपको 3-4 घंटे पहले ही पहुंचा देगी। तो जब भी आप रिजर्वेशन करते हैं अपने अधिकारी के लिए, टिकट आरक्षित करते हैं, तो आपको इन बातों का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना आपको ना करना पड़े। तो आपने ये टाइम देख लिया कि कितने बजे ये पहुंचा रही है। उसके पश्चात आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि टाइमिंग, जो ट्रेन की जो ड्यूरेशन है उस यात्रा को पूरा करने में कितना लगा रही है। जैसे ये सुपर फास्ट जो ट्रेनें होती हैं, इनके स्टॉपेज बहुत कम होते हैं और ये ज़्यादा दूरी की जो ट्रेनें होती हैं और ये कम समय में पहुंचा देती हैं एक्सप्रेस ट्रेन की अपेक्षा। तो जब कभी भी आप ट्रेन का चयन करें तो ये भी देख लें कि 4 ट्रेनें हैं, उन 4 ट्रेनों में अगर कोई ट्रेन उस 500 किलोमीटर की यात्रा को 8 घंटे में करती है, कुछ ट्रेन 10 घंटे में, कोई 11 घंटे में, तो प्रयास करें जो 8 घंटे वाली जो ट्रेन है और वो हमारे समय से थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचा रही है, तो उस ट्रेन का ही चयन करना चाहिए, ताकि जो आपके अधिकारी का जो समय है वो भी टाइम ट्रेन में ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो, हम कम समय में और ज़्यादा फास्ट ट्रेन का चयन करके हम उस स्थान पर अपने पहुंच जाएं। तो आशा करते हैं कि रेल समय सारणी का जो टॉपिक था वो आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको इसमें नहीं होगी। एक बात और हम आपको इसमें बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे जब आप ट्रेन को बुक करते हैं तो अब आपको रेलवे स्टेशन पर लाइन लगा करके वहाँ टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन माध्यम से IRCTC ये एक साइट है, IRCTC पर आप अपना एक लॉगिन ID अकाउंट बना करके इससे आप कंफर्म ट्रेन का टिकट आप बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी ट्रेन आपको इसमें आ जाती हैं। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आप स्टेशन का चयन करेंगे तो उनके बीच में जितनी भी ट्रेनें होती हैं वो सब आपके उसमें सामने एक ही क्लिक में आपके सामने आ जाती हैं। और एक सबसे अच्छी ये भी इसमें फैसिलिटी है कि यदि आपका टिकट आपकी बुक हो जाती है और किसी भी कारणवश यदि आपकी जो मीटिंग है वो स्थगित हो जाती है, नहीं होती है, तो आप अपने उस ट्रेन के टिकट को घर बैठे ही उसे कैंसिल कर सकते हैं और आपको स्टेशन पर जाने की किसी प्रकार की कोई जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। घर बैठे ही आप इन सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो IRCTC का सभी लोग यूज़ करें और ट्रेन को बुक करें, स्टेशन पर जाने की कोई किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक रेल समय सारणी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की यदि कोई असुविधा हो तो आप संपर्क कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।